नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं बात सपाट में आज हम बात करने वाले हैं रायपुर दक्षिण सीट के बारे में, क्योंकि इस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तारीख आ चुकी है, उपचुनाव 13 नवंबर को है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन भी तेज है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद से अभी तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल रायपुर दक्षिण से भाजपा और कांग्रेस इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि भाई इस बार रायपुर दक्षिण में आखिर कौन पार्टी किसको उतारने जा रही है, खासतौर पर जबकि वो सीट बृजमोहन अग्रवाल के नाम से जानी जाती थी, अब वो तो हैं सांसद। ऐसे में रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों दलों में घमासान मचा हुआ है, या कहें कि किसमें कितना है दम, जैसा हमने आज का विषय भी रखा है। ये हर कोई जानना चाहता है। अभी नामों पर या कहें प्रत्याशियों की बात नहीं हुई है, और जाहिर तौर पर आज हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किसका कितना है दम। इसके लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अपने एक्सपर्ट कमेंट के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सोनल जी। और हमेशा की तरह ये उम्मीद रहती है INS 24/7 से कि भाई हम उम्मीदवार के नाम का ऐलान ऑफिशियली होने से पहले बताते हैं। और रायपुर दक्षिण की जब बात होती है तो खूब इस वक्त चर्चाओं में है, पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में। सर, ऐसे में क्या कहेंगे रायपुर दक्षिण सीट को लेकर? इस बार कितना खास है उपचुनाव यहाँ पर? देखिए, अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। जब पार्टी ने ही, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे भारतीय जनता पार्टी है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम मुकाम नहीं दिया है, तो हम अभी ये नहीं बता सकते कि ये मैदान में उतरने जा रहे हैं। हम मैदान में उतरने के संदर्भ में खबर तब बताते हैं जब पार्टी तय कर लेती है कि हम इसे उतारने जा रहे हैं, और पार्टी उसकी घोषणा मीडिया के बीच करने के संदर्भ में कुछ अंतराल रख लेती है। तो उस अंतराल को पाटने के संदर्भ में एक कोशिश हमारे द्वारा रहती है। पर बहरहाल आज जो हमारी बातचीत है वो दक्षिण रायपुर के संदर्भ में है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र सन 90 से हम इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल पहली बार 1990 में इस सीट से विधायक चुने गए थे, और तब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है। पर वस्तुतः यह बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ के रूप में रही है। परिसीमन के बाद इसका नाम रायपुर दक्षिण हो गया, और रायपुर दक्षिण सीट पर बृजमोहन अग्रवाल 2009 के बाद भी लगातार जीतते रहे। खास बात यह है कि जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का, उसमें सबसे बड़े अंतर से प्रदेश में जिस नेता ने जीत दर्ज की थी, उनका नाम बृजमोहन अग्रवाल था। लगातार 8 बार जीतना, और उसमें भी 8वीं बार सबसे बड़ी जीत दर्ज करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को उनकी इच्छा के विपरीत पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। बृजमोहन अग्रवाल देश की राजनीति में जाने के बहुत इच्छुक नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि वो प्रदेश की राजनीति करें। उनके समर्थक, उनको चाहने वाले प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तकरीबन 20-25 साल से उन्हें देख रहे थे। वो भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पर मंत्री के तौर पर तो वह प्रभावी स्थिति में थे ही। और 5 साल बाद एक बार फिर पार्टी सत्ता में आई थी, तो बृजमोहन अग्रवाल की निजी तौर पर इच्छा, मंशा प्रदेश की राजनीति में बने रहने की और मंत्री के तौर पर ही काम करने की थी। लेकिन पार्टी को लगा कि एक बड़ा नेता है, संभावना है, देश की राजनीति में ले जाया जाए, तो देश की राजनीति की तरह उन्हें सांसद बनाकर ले गए। लेकिन सांसद बनाने के साथ और बड़ी जिम्मेदारी देने की जो उम्मीद लोग करते थे, वो जिम्मेदारी अभी तक पार्टी ने उन्हें दी नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी की मंशा जनता की मंशा के साथ नहीं है। जिस नेता को जनता चाहती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शायद उसे उतना पसंद नहीं कर रहा है, या उसकी सफलता को सराहा नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के इस परिस्थिति के चलते एक उपचुनाव छत्तीसगढ़ की धरती पर आया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को उनकी इच्छा के विपरीत लोकसभा का चुनाव लड़ाकर दिल्ली ले जाया गया जी। अब जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां के संदर्भ में 2-3 चर्चाएं आम रहती हैं। एक चर्चा ये रहती है कि बृजमोहन अग्रवाल भले ही अपनी पार्टी में प्रत्याशी तय ना कर पाते हों, या पार्टी उनकी चाहे हुए लोगों को टिकट देने में संकोच करती हो, पर बृजमोहन अग्रवाल संबंधों के मामले में इतने धनी हैं कि विरोधी पार्टी से कौन प्रत्याशी आए ये वो तय कर लेते हैं। ऐसी किंवदंतियां राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहती है। कांग्रेस कुछ
तकरीबन 35 साल हो गए हैं इस सीट को जीते हुए, मतलब 35 साल से लगातार हारी कांग्रेस की जी। हिस्से में आई है। कांग्रेस को लगता है कि चूंकि अब ब्रजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है और ब्रजमोहन अग्रवाल के संदर्भ में पार्टी की तथाकथित तौर पर भावनाएं बहुत ठीक नहीं है, तो इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, शिव डहरिया बोल रहे हैं और भी कांग्रेस के नेता तमाम बोल रहे हैं क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ पार्टी का सद्भाव नहीं है, इसलिए इस बार दक्षिण को हम जीत लेंगे। तो दक्षिण में कांग्रेस का दम दिखाने का मन है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है और कांग्रेस को इस बार ये गढ़ जीत लेने की उम्मीद है क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। तो इसलिए इस बार कांग्रेस में भी टिकट को लेकर मारामारी है और चूंकि पार्टी लगातार जीतती आ रही है तो भाजपा के छोटे से छोटे नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता को ये लगता है कि अपने को टिकट भर मिल जाए, बाकी विधायक बनना तो तय है। तो कुल मिला के ये परिदृश्य इस समय रायपुर दक्षिण का है। दोनों ही सीटों में दावेदारों की कोई कमी नहीं है। जी सोना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की कमी नहीं है सर, लेकिन जो बात अभी आपने कही कि भाई यदि कांग्रेस का भी प्रत्याशी तय होना है तो उसमें बहुत हद तक बृजमोहन जी की मर्जी रहती थी। ऐसे में इस बार ये जनचर्चा हुई और हो रही है, कांग्रेस तो ये भी कह रही है। यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा भी है कि यदि उनकी पसंद का उम्मीदवार बीजेपी नहीं उतारती है तो हो सकता है कि वो अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दें? इसमें कितनी सत्यता है सर? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल को आप इस चरित्र के साथ नहीं देख सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के धुरंधर रहे, पर बृजमोहन अग्रवाल को आज तक इस आरोप के साथ कभी नहीं देखा गया है कि उन्होंने कांग्रेस की या विरोधी दल की मदद की है। बृजमोहन अग्रवाल को हमेशा यह देखा गया है कि उन्होंने अपनी सेंधमारी से कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की मदद के लिए मजबूर कर दिया या मना लिया है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर जब चुनाव संचालक तय करने की बात होती है तो बृजमोहन अग्रवाल उस इलाके के नेता की पहली पसंद होते हैं कि वो अगर आएंगे तो अपनी पार्टी के लोगों से तो काम ले ही लेंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी जो है हमारा ही काम कर लेंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को पार्टी तवज्जो नहीं देती है तो वो कांग्रेस को आशीर्वाद दे देंगे, कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल जाएंगे। तो अतीत उनका इस बात के संदर्भ में साक्षी नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं जी। पर ऐसा मौका पहली बार ही आ रहा है। आप बात को समझें, जैसे में बृजमोहन अग्रवाल की पसंद नापसंद का पार्टी ध्यान रखती है या नहीं रखती, अभी तो टिकट घोषित नहीं हुआ ना जी। तो टिकट किसको मिलने जा रही है दक्षिण से, इसके आधार पर हमें इस आकलन पे जाना पड़ेगा कि बृजमोहन अग्रवाल क्या करेंगे। पर बृजमोहन अग्रवाल का अतीत पार्टी के खिलाफ जाने के संदर्भ में गवाही नहीं देता है। उनके घोर विरोधी के तौर पर देखे जाते थे रमेश बैस, भाजपा का बड़ा चेहरा थे, पर शहर की सियासत में या रायपुर जिले की सियासत में या रायपुर संसदीय क्षेत्र की सियासत में कभी भी रमेश बैस और बृजमोहन की जुगलबंदी नहीं देखी गई। पर जब भी रमेश बैस का चुनाव होता था लोकसभा का, उनके चुनाव संचालक के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल को जी जान से काम करते हुए हमने देखा। तो इसलिए यह मानना कि बृजमोहन की पसंद के विपरीत अगर प्रत्याशी आता है तो बृजमोहन जी काम नहीं करेंगे जी, तो ऐसा अतीत पिछले 35 साल का गवाही नहीं देता जी। सर, अब चूंकि हमने बीजेपी की बात की है, कांग्रेस की भी यहाँ कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि भाई किस किस के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र को लेकर, रायपुर दक्षिण को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। ऐसे में क्या है इस बार की दर्जन भर से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं टिकट के लिए और इस बार वाकई माथापच्ची बहुत है। मैंने तो ये इसके संदर्भ में पहले ही रोशनी दी ना, कांग्रेस ही कांग्रेस को नहीं हराती है। कांग्रेसियों में भी एक बड़ी संख्या ऐसे कांग्रेसियों की रहती है, ऐसे नेताओं की रहती है, ऐसे कार्यकर्ताओं की रहती है जो बृजमोहन जी को जिताने में अपना योगदान देने के लिए लालायित रहते थे। अब चूंकि बृजमोहन मैदान में नहीं है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की बात बन सकती है, क्योंकि बृजमोहन अपने आप में एक किंवदंती बन गए थे इस क्षेत्र के संदर्भ में कि उनको हराना संभव नहीं है। पार्टी ने 8 विधानसभा चुनावों में 8 बार नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। सोना जी, ये आश्चर्य की बात है। बृजमोहन अग्रवाल ने जो 8 विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र से लड़े, हर बार एक नया चेहरा उनके सामने होता था जी। तो कुल मिलाकर इस बार कांग्रेसियों को लगता है कि बात बन सकती है, इसीलिए कांग्रेसी बड़ी संख्या में इच्छुक हैं। तो अब अपन बारी बारी से बात करते हैं कौन कहां से इच्छुक है। बिल्कुल। और पैराशूट लैंडिंग को लेकर तो विरोध लगातार हो ही रहा है सर कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी पैराशूट लैंडिंग तो कोई चीज होती नहीं है। कुल मिलाकर जो भी है इस देश के हैं, इस प्रदेश के हैं,
अब लोग कहें तो फिर तो मेरे वार्ड में ही रहना चाहिए, तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। पैराशूट लैंडिंग वाली कोई बात नहीं हो रही है। कोई प्रियंका गांधी जो है रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप कहेंगे पैराशूट लैंडिंग हो रही है। जो जिले की राजनीति में सक्रिय हैं उनमें से ही लोग यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो कुल मिलाकर पैराशूट लैंडिंग जैसी कोई बात मेरी समझ से तो नहीं। जितने भी नाम हैं वो इस शहर की, इस क्षेत्र की राजनीति के जाने पहचाने चेहरे हैं, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में, और इसके आधार पर ही मैदान में उतरने की चाह रखते हैं, अपनी पार्टी के टिकट पर उतरने की चाह रखते हैं। चलिए सर, और मैं अब आना चाहूंगी उस विषय पर जिसके लिए सभी को इंतजार है। वो इंतजार ये कि भाई कौन कौन हो सकता है और कौन कौन प्रबल दावेदार है। हम बारी बारी से चलते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के संदर्भ में कोई अभी विचार किया है ऐसा नहीं है। जिस दिन ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया था उसके साथ ही परिणाम की उम्मीद थी कि ब्रजमोहन जीतेंगे तो उन्हें सीट खाली करनी होगी, सीट खाली होगी तो कोई ना कोई प्रत्याशी हमें मैदान में देना होगा। तो तब से ये नाम लगातार चले आ रहे हैं। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अनौपचारिक रूप से जो हुई, पार्टी के बड़े नेताओं ने परस्पर जो विमर्श किया, बड़े नेताओं में किसको आप देखेंगे तो बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री जी को देखेंगे, बड़े नेताओं में आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष को देखेंगे, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश के साथ साथ सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, उनकी मंशाओं को, प्रदेश के जो प्रभारी हैं पार्टी को नितिन नवीन जी, साथ साथ भले ही विधानसभा अध्यक्ष हैं लेकिन पार्टी के लिए बेहद सम्मानीय है डॉक्टर रमन सिंह। तो ये वो नेता हैं जिनके संदर्भ में रायशुमारी करके कुछ नामों को अंतिम स्वरूप दिया गया। जो नामों को अंतिम स्वरूप दिया गया उसमें 4 गंभीर नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर। वो जो 4 गंभीर नाम हैं अगर उन्हें बारी बारी से हम उल्लेखित करें तो सबसे पहला जो नाम निकल कर आया वो आया सुनील सोनी का। सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो सुनील सोनी सांसद थे, चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जी को दिल्ली भेजना था इसलिए सुनील सोनी की लोकसभा की तय समझी जा रही टिकट काट दी गई, और इसलिए काट दी गई क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल को दिल्ली भेजना है। तो सुनील सोनी को सबसे गंभीर दावेदार के तौर पर हमें देखना चाहिए क्योंकि पार्टी उनकी दावेदारी को गंभीरता से ले रही है। तो पहला नाम सुनील सोनी का। दूसरा नाम की अगर आप बात करते हैं तो वो दूसरा नाम है केदारनाथ गुप्ता का। केदारनाथ गुप्ता भी पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता रहे हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का चेहरा लंबे अरसे से हैं, तो उनको रखा गया। तीसरा नाम जो निकल कर आया वो नाम मृत्युंजय दुबे का निकल कर आया। 2 नाम निकाले थे पार्टी ने, एक मीनल चौबे का और एक मृत्युंजय दुबे का। आखिरी तौर पर पार्टी जिस नाम को लेकर गंभीर है वो नाम मृत्युंजय दुबे का है। और इसके बाद में जो आखिरी नाम निकल कर आया वो था संजय श्रीवास्तव का। संजय श्रीवास्तव भी रायपुर की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जो चारों सीटों पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, चाहे वो रायपुर दक्षिण हो, रायपुर पश्चिम हो, रायपुर उत्तर में तो बहुत गंभीर नाम के तौर पर संजय श्रीवास्तव को देखते थे। और रायपुर ग्रामीण के संदर्भ में भी उनके नाम पर पार्टी हर बार विचार करती है। लोकसभा के लिए भी उनके नाम पर विचार किया, थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे इनके। तो ये 4 गंभीर नाम थे। इन 4 के अलावा 2 और नाम सुर्खियों में है पर उनको लेकर उतनी संजीदगी नहीं है। उसमें जो एक नाम है वो नंदन जैन का है। नंदन जैन एक बड़ा नाम पिछले कुछ समय में प्रदेश की राजनीति में हुए हैं क्योंकि वो पार्टी के कोषाध्यक्ष की भूमिका में है। तो एक नाम वो है और दूसरा जो नाम है वो नितिन अग्रवाल का है। क्योंकि रायपुर दक्षिण को व्यवसायी वर्ग अपनी सीट के तौर पर देखता है तो युवा चेहरे के तौर पर नितिन अग्रवाल ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। 10,000 से ज़्यादा उन्होंने सदस्य बना लिए। गौरी शंकर अग्रवाल के वो बेटे हैं तो उन्होंने भी अपनी उपस्थिति बदलते हालात के बीच में रायपुर दक्षिण से दिखाने की कोशिश की। पर हम जब बारी बारी से सोनल जी इसमें बात करते हैं तो सुनील सोनी क्यों, तो सुनील सोनी के संदर्भ में जो बात सबसे ज़्यादा अनुकूल गई वो अनुकूल ये गई कि एक ऐसा नाम जो सबको स्वीकार्य हो सकता है। सबको स्वीकार का मतलब ये कि पार्टी को भी स्वीकार हो और जो 35 साल से यहाँ का विधायक रहा जिसका नाम ब्रजमोहन अग्रवाल है उसको भी स्वीकार हो। तो सुनील सोनी एक ऐसे चेहरे के रूप में पार्टी के सामने निकल कर आता है जिसको ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ भी देखा जाता है और पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा जाता है। सुनील सोनी के साथ में कई पद रहे, वो सभापति रहे, नगर निगम में तकरीबन 7-8 साल महापौर रहे, इसके बाद सांसद भी रहे, रायपुर विकास प्राधिकरण के संदर्भ में भी जिम्मेदारी उनके पास रही। पर इतना सब होने के बाद भी ये सुनील सोनी की ताकत के लिए या कमजोरी के लिए, सुनील सोनी को आज भी नेता नहीं देखा जाता।
सुनील सोनी को आज भी पार्टी का एक प्रामाणिक कार्यकर्ता ही देखा जाता है। तो एक प्रामाणिक कार्यकर्ता होना उनकी ताकत है। लेकिन अभी जो भाजपा की मंशा को लेकर चर्चाएं रहती है, उसमें सुनील सोनी के लिए अवरोध इस बात का है कि उन्हें ब्रजमोहन अग्रवाल के बड़े करीबी देखा जाता है समझ। जी। तो ये ब्रजमोहन अग्रवाल जी का करीबी होना कहीं उन्हें प्रत्याशी की दौड़ से बाहर ना कर दे, एक अंदेशा लोगों के जहन में है। बाकी सबसे गंभीर नाम, सबसे स्वीकार्य नाम जो निकल कर आया वो सुनील सोनी के संदर्भ में निकल कर आया। तो ये पहला नाम है। जी जी सुनील जी। जी। और अब सर दूसरे नाम पर चर्चा करेंगे, इधर कांग्रेस का रुख करेंगे एक एक करके, क्योंकि कांग्रेस में भी है मजबूती के साथ दावेदार। एक कांग्रेस के संदर्भ में कितनी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस ने एक समय पर तमाम लोगों को लड़ाया, अलग अलग चेहरों को लड़ाया। कई चेहरे तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, तो दाएं बाएं हो लेते थे जब ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लड़ने के संदर्भ में आते थे। हम लोग गवाह हैं इस बात के कि जब 2018 का विधानसभा चुनाव था तो पार्टी का मन था कि यहाँ से प्रमोद दुबे को चुनाव लड़ाया जाए। प्रमोद दुबे छात्र राजनीति से उभरा हुआ चेहरा थे। बतौर महापौर भी उनकी सक्रियता को लोगों ने देखा था। संबंधों के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्रजमोहन अग्रवाल को एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी में वो संबंधों की संपन्नता प्रमोद दुबे के साथ देखी जाती थी कि जो दुख सुख में लोगों के लिए खड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका पार्टी से परे जाके संबंध है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, तो प्रमोद दुबे वो नाम था। तो पार्टी की इच्छा रही कि प्रमोद दुबे रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़े, लेकिन प्रमोद दुबे को लगा ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़के क्यों अकाल मौत मरी जाए। तो प्रमोद दुबे ने कोशिश की उस समय पर, जो जानकारी है कि भाई अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे बेहतर है कि अपन लोकसभा लड़ लेंगे। वो अपनी रणनीति में सफल भी रहे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ 2018 का तो लोग अचंभित रह गए। अपेक्षाकृत कम पहचान वाला चेहरा कन्हैया अग्रवाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, और वो कन्हैया अग्रवाल जैसा नया चेहरा ब्रजमोहन अग्रवाल के मुकाबले बमुश्किल 15,000 वोटों से चुनाव हारा। सब लोग एक राय होकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर प्रमोद दुबे ने थोड़ा साहस दिखा दिया होता तो ब्रजमोहन अग्रवाल को पूर्व विधायक बना दिया होता। तो वो प्रमोद दुबे अपनी भूल सुधार की कोशिश में है। पार्टी उन्हें भूल सुधार का मौका देगी कि नहीं देगी ये सवाल है, पर प्रमोद दुबे ने अपनी तरफ से कम नामांकन पत्र तो खरीद लिया है। पर वो नामांकन पत्र दाखिल होगा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। प्रमोद दुबे के संदर्भ में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। तो सबसे गंभीर नाम जो कांग्रेस पार्टी की ओर से वजनदारी की दृष्टि से है, अनुभव की दृष्टि से है, तो वो नाम प्रमोद दुबे का है। और प्रमोद दुबे ने नामांकन पत्र खरीद कर ये सार्वजनिक कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और दमदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सुनील सोनी और कांग्रेस पार्टी में प्रमोद दुबे सबसे गंभीर नाम है आज की तारीख में, जिन्हें आप मैदान में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। जी। अब दूसरा नाम सर, बीजेपी से शुरू कर लेते हैं कि बीजेपी में वो दूसरा नाम कौन सा है जो अपनी दावेदारी पेश तो कर रहे हैं लेकिन मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी दिक्कत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कहती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन में सबसे पहले ध्यान इस बात पर देती है कि इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या है। अब रायपुर वस्तुतः व्यवसायियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है, मतलब व्यापारी वर्ग यहाँ पर प्रभावी स्थिति में है, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर व्यवसायियों को मतदाताओं के द्वारा भी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, समर्थन दिया जाता है। बीच बीच में तो ऐसे मौके भी आए हैं कि वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक भी विधानसभा में दिखते थे। मतलब कुल आबादी का 1% या 2% जो है व्यवसायी वर्ग का होगा, लेकिन विधानसभा में प्रतिशत जो है वो 10%, 12%, 15% भी व्यवसायी वर्ग का पहुंच जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की उदारता के तौर पर हम देख सकते हैं। तो जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, लगातार जितने वो व्यापारिक क्षेत्र सदर वगैरह ये पूरा इलाका इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, तो पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक समय तो ब्राह्मण बनिया की पार्टी ही कहा जाता था। तो बनिया कम्युनिटी के संदर्भ में कह ले, वैश्य समुदाय के संदर्भ कर ले, तो पार्टी को उनकी भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी लगता है। और 35 साल का इतिहास या उससे पहले भी देखें तो यहाँ से कांग्रेस से भी व्यवसायी वर्ग के व्यक्ति ही चुनाव जीते हैं। तो इस लिहाज से
पार्टी के शीर्ष नेताओं का यह मन है कि यहाँ से व्यापारिक वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया जाए। जी तो सुनील सोनी यूं तो ओबीसी से आते हैं पर मूलतः व्यवसायी हैं। जी उनका स्वयं भी सोने चांदी का काम जो है सदर में ही है, तो वो भी व्यवसायी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरा नाम जो निकाला गया वो नाम हमने उल्लेखित किया था, वो नाम केदारनाथ गुप्ता का है। केदारनाथ गुप्ता भी पार्टी के एक प्रामाणिक चेहरे के तौर पर हैं, लगातार पार्टी में सक्रिय हैं। हर चुनाव में उनकी भी दावेदारी रहती थी। ये अलग बात है कि पहले दावेदारी लोग रायपुर उत्तर से करते थे, क्योंकि पश्चिम से राजेश मूणत जी और दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल, तो इनका तो कब्जा मान लेते थे भाजपा के नेता कि भाई इनकी टिकट तो कट नहीं सकती, चुनाव हारना इनका संभव नहीं है, तो अपने लिए गुंजाइश क्या है। तो सारे नेता शहरी क्षेत्र के वो रायपुर उत्तर पे ही निगाह लगाते थे। अब ये अलग बात है कि पुरंदर मिश्रा ने सबकी निगाहों को जो है खारिज करते हुए अपने आप को वहां स्थापित कर लिया। तो अब जो संयोग से या पार्टी के प्रयोग से सीट खाली हुई है, तो केदारनाथ गुप्ता हसरत भरी निगाहों के साथ रायपुर दक्षिण की ओर देख रहे हैं। व्यापारिक वर्ग के लोग इस उम्मीद के साथ है कि अगर सुनील सोनी को ब्रजमोहन अग्रवाल जी की निकटता के चलते पार्टी ने अवसर नहीं दिया, जी तो फिर उनकी कम्युनिटी से जिस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए तो वो नाम केदारनाथ गुप्ता का है। हालांकि जो दोनों नाम हमने साथ में बताए कि वो दावेदारी कर रहे हैं, पर वो दावेदारी भले ही 2024 में कर रहे हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को हमें 2028 को लेकर गंभीर होना चाहिए। तो वो एक नाम नंदन जैन जी का है और दूसरा नाम नितिन अग्रवाल का है। नंदन जैन का नाम हम इस आधार पर बता रहे हैं कि नंदन जैन पिछले कुछ समय में पार्टी में बड़ी प्रभावी स्थिति में दिखाई देते हैं। संघ के प्रामाणिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर, फिर जाके धर्म जागरण मंच के कार्यकर्ता के तौर पर, संघ के स्वयं सेवक के तौर पर उनकी 2 दशक से ज्यादा की सेवाएं हैं। उसके आधार पर नंदन जैन को आप वीटो के तौर पर ही यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं कि सब कुछ एक तरफ पार्टी को वीटो कर दिया संघ ने कि नंदन जैन को आपको प्रत्याशी बनाना है, तो नंदन जैन आपको दिख जाएंगे। अन्यथा नंदन जैन को अभी क्षेत्र में सक्रिय होने की जरूरत है, और क्षेत्र में सक्रिय होकर वो 2028 में एक गंभीर चेहरा हो सकते हैं। पर 2024 में उनकी उम्मीदवारी को लेकर अभी तक पार्टी की गंभीरता दिखाई नहीं देती है। पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, प्रदेश के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो समीकरण ये दिखाते हैं कि नंदन जैन का महत्व तो रहेगा, पर प्रत्याशी के तौर पर उनका होना तो संघ के वीटो के स्तर पर ही संभव हो पाएगा, पार्टी के स्तर पर नहीं। और नितिन अग्रवाल भी उसी अनुरूप हैं, एक युवा चेहरा है, भविष्य के संदर्भ में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में। अब कसडोल को तो उतनी गंभीरता से ले नहीं सकते जैसे जातिगत समीकरण अभी छत्तीसगढ़ की सियासत पे हो गए हैं, साहू, गैर साहू, कुर्मी, इस प्रकार के समीकरण में। तो शहरी क्षेत्र ही इन नेताओं के लिए गुंजाइश बनती है। नितिन अग्रवाल ने सस्ता अभियान के माध्यम से अपने आप को दिखाने की कोशिश की, 10,000 से ज़्यादा सदस्य बना लिए, जबकि विधायकों को 1,000-2,000 करने में पसीने आ गए। तो कुल मिलाकर उन्हीं वो भी दावेदारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि 2028 में कहीं कोई बात बन जाए। कुल मिलाकर स्वरूप ये है जी सर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मूलतः 2 गंभीर नाम, केदार गुप्ता और सुनील सोनी। जी सुनील जी। सर, संजय श्रीवास्तव का भी आपने जिक्र किया इसमें कि वो भी हो सकते हैं। संजय श्रीवास्तव पे तब जाएंगे जब कांग्रेस में दूसरे नंबर पे बात कर ले। सोनू जी, हमारे को संतुलन रखना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की भी उतनी ही चिंता करें। ठीक है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, पर कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदें दक्षिण में काफी रखी है। ठीक है। जो दूसरा नाम है वो नाम कांग्रेस से गंभीर तौर पर वो ज्ञानेश शर्मा जी का है। ज्ञानेश शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए इस बार बड़े इच्छुक है। ज्ञानेश शर्मा योग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक जो संबंधों की बात हम करते हैं तो पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में ज्ञानेश शर्मा के भी संबंध बहुत रहे हैं। बतौर पार्षद भी 3 बार वो चुनाव जीतकर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है इसको व्यापारिक वर्ग का तो माना जाता है, पर जातिगत समीकरण के हिसाब से इसे ब्राह्मणों के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में भी देखा जाता है। ब्राह्मण पारा एक शब्द चलता है। हाँ। तो वो बड़ी प्रभावी भूमिका निभाता है रायपुर दक्षिण के तहत। तो इस नाते से ब्राह्मण प्रत्याशी के संदर्भ में कांग्रेस और भाजपा बराबरी से गंभीर है। जब हम अभी भाजपा पे बात करेंगे तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण में किस चेहरे को लेकर गंभीर है, पर
ज्ञानेश शर्मा की जो मौजूदगी है वो इसी कारण से है कि वो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, नगर निगम की राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। जी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं के संदर्भ में उनके संबंध हैं और प्रमोद दुबे को इस आधार पर वो खारिज करना चाहते हैं कि जब प्रमोद दुबे को सही समय पर अवसर दिया जा रहा था तो उन्होंने वो अवसर नहीं लिया, मतलब 2018 में। जी। तो अब अगर अवसर आया है तो अवसर मुझे मिलना चाहिए, इस समीकरण के साथ ज्ञानेश शर्मा दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस में ज्ञानेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी में केदारनाथ गुप्ता, ये दूसरे नंबर पर आपको दावेदारों की कतार में दिखाई देते हैं। जी सर, अगला नाम कौन सा है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि ये सुर्खियों में है इस वक्त? और ये जो ही हमने हो बात सकते कही हैं। जातिगत समीकरण की, भाजपा जाति पर खास तौर पर ध्यान देती है और हमने बताया कि रायपुर दक्षिण के सदन में ब्राह्मण वोटर बड़े मायने रखते हैं। जी, जी। तो पार्टी ने दो नाम निकाले थे, एक नाम निकाला था मीनल चौबे का और दूसरा नाम निकाला मृत्युंजय दुबे का। जी। मीनल चौबे महिला हैं, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिसकी उपस्थिति को ज़्यादा महत्वपूर्ण आंका गया और पार्टी गंभीर हुई, वो नाम मृत्युंजय दुबे का है। मृत्युंजय दुबे के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे। जी, जी। उन्होंने अपने आप को छात्र राजनीति से स्थापित किया, निर्दलीय उन्होंने पार्षद का चुनाव जीतकर अपनी जनता के बीच उपस्थिति बनाई। लंबे समय तक वह निर्दलीय रहकर ही जनता के बीच में सक्रिय रहे। कुछ समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अपने जुझारू वृत्ति के लिए उन्हें क्षेत्र में जाना जाता है। जी। अगर पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण समुदाय को उतारने की कोशिश करती है तो उसमें मृत्युंजय दुबे के संदर्भ में पार्टी ने मन बनाया है। जी। मृत्युंजय दुबे के संदर्भ में दिक्कत ये जा रही है, या ब्राह्मण समुदाय के संदर्भ में दिक्कत भाजपा को ये जा रही है कि पहले ही रायपुर जिले के अंतर्गत 2 सीटों पर ब्राह्मण विधायक मौजूद हैं। रायपुर शहर की राजनीति में कर लें, एक दरसीवा के संदर्भ में अनुज शर्मा और रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा। जी। तो ऐसे में व्यापारिक समुदाय को खारिज करते हुए, व्यवसायी वर्ग को खारिज करते हुए ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को मैदान में उतारना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ी चुनौती है बजाय कांग्रेस के। वो इसलिए क्योंकि वैश्य कम्युनिटी को, वैश्य समुदाय को जी। अमूमन भाजपा के वोट बैंक के तौर पर या कट्टर समर्थक के तौर पर देखा जाता है। तो अपने वोट बैंक को, अपने कट्टर समर्थक को, अपने बुरे दिनों के समर्थक को खारिज करके किसी और को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति वहां के संदर्भ में ठीक। भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। जी, अब सर कांग्रेस पर आते हैं। ज्ञानेश जी का जिक्र किया और प्रमोद जी का भी जिक्र हुआ। अब वो कौन सा नाम है अगला? वो नाम ये है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ता है। ये बात अलग है कि जब परिणाम आए तो लगा कि इससे ज्यादा तो अनुकूल स्थिति नहीं हो सकती थी। मतलब 2018 का विधानसभा चुनाव, सोनल जी, 2018 में कांग्रेस की एक तरफा जीत आई थी। उस एक तरफा जीत में रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल को लंबे अरसे के बाद कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता, और वो कड़ा मुकाबला जो सामना करना पड़ा वो था कन्हैया अग्रवाल की मौजूदगी चलते। कन्हैया अग्रवाल 2018 के चुनाव के बाद में भी ऐसा नहीं कि घर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें ठीक ठाक वोट मिल गए थे। बृजमोहन अग्रवाल के साथ जीत का जो अंतर था वो भी बड़ा कम था। तो कन्हैया अग्रवाल को लगा कि मैं अगर मैदान में सक्रिय बना रहूंगा तो पार्टी मुझे फिर मौका देगी। ये अलग बात है कि पार्टी ने ऐसा नहीं किया, और पार्टी जो आप पैराशूट प्रत्याशी की बात कर रहे थे तो महंत राम सुंदर दास जी को लाके मैदान में उतार दिया। अब उन्हें आप पैराशूट कहिए, लेकिन उनका मठ तो इसी इलाके में, शहर के अंदर ही वो सक्रिय रहते थे। ये अलग बात है कि पहले चुनाव वो कहीं और जगह से लड़ते थे, पर कन्हैया अग्रवाल को पार्टी ने मौका नहीं दिया। पर वक्त की बलिहारी है कि एक बार फिर उपचुनाव के माध्यम से उम्मीद जागी हुई है कन्हैया अग्रवाल जी की। तो व्यापारिक समुदाय की ये सीट मानी जाती है। कन्हैया अग्रवाल को लगता है कि मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ, व्यापारी वर्ग से आता हूँ, पार्टी को अपना भूल सुधार करनी चाहिए और पार्टी को मुझे मौका देना चाहिए। जो तीसरा नाम गंभीरता के साथ में वो कन्हैया अग्रवाल का है। लेकिन कन्हैया अग्रवाल की जो सफलता 2018 में है, उनके विरोधी दलील ये देते हैं कि वो तो कांग्रेस के पक्ष में हवा थी, इसलिए कन्हैया अग्रवाल जैसे व्यक्ति को भी इतने वोट मिल गए। कोई जाना पहचाना चेहरा होता तो चुनाव जीत ही जाता। तो ये विरोधी दलील देते हैं, पर हिम्मत तो किसी ने नहीं जुटाई थी। हिम्मत किसने जुटाई थी? कन्हैया अग्रवाल ने। तो अब देखना यह कि क्या पार्टी में ऐसी चिंता करने वाला कोई नेता है बड़े स्तर पर, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, जो भूमिका निभा सकते हैं, या चरणदास महंत, जो कन्हैया अग्रवाल के उस समय के साहस को ध्यान में रखते हुए उन्हें टिकट दिलवा दें। भाजपा में ऐसी चिंता करने वाले नेता रहते हैं जो
इस बात का हवाला देते हैं, सही जगह पे ये बात पहुंचाते हैं कि भाई ये पार्टी के साथ उस समय जुड़े रहे, इनका परिवार जुड़ा रहा, इन्होंने उस समय पर भूमिका निभाई। कांग्रेस में ऐसा याद दिलाने वाला नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कन्हैया अग्रवाल के उस साहस को याद आज दिलाएगा कोई, इसके लिए कन्हैया अग्रवाल को तलाश करना पड़ेगा। अगर तलाश कर लेंगे वो कि कोई नेता है जो उनके गॉडफादर की भूमिका निभा देगा तो वो टिकट पा जाएंगे, अन्यथा कन्हैया अग्रवाल केवल दावेदार के रूप में ही रह जाएंगे। सर, एक जो बात आपने सुनील सोनी जी के संदर्भ में कही थी कि बृजमोहन जी से नज़दीकी उनको जो है वो हो सकता है कि वो टिकट ना भी वो पाएं, ठीक यही बात कन्हैया अग्रवाल जी के लिए भी कही जाती है कि टीएस सिंहदेव से नज़दीकी हो सकता है कि उनको कांग्रेस के अपने ही लोग ना लेने दें। ये कितना सच है सर? बड़ी चर्चाएं हैं। देखिए, अगर ये 2018 से 2023 की परिस्थिति होती तो एक बार मान लेते कि भाई टीएस सिंहदेव के साथ नज़दीकी के चलते उन्हें टिकट ना मिले, लेकिन 2023 से 2024 के बीच में टीएस सिंहदेव अब बहुत बड़ी हैसियत के नेता है। पहले भी बड़ी हैसियत थी, लेकिन भूपेश बघेल के साथ उनका टकराव कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर समीकरणों को लेकर उलझन पैदा करता था। पर आज राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से जिन दो नेताओं को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सम्मान और स्थान देता है, वो नाम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के संदर्भ में। दोनों को भूमिकाएं मिलती रहती हैं, दोनों को काम मिलता रहता है, दोनों को उपयोगी है, ये संदेश दिया जाता है। तो टीएस सिंहदेव आज की तारीख में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। मतलब पार्टी पूरे देश में जब प्रत्याशियों का चयन करती है तो उस समय पर टीएस सिंहदेव की भूमिका रहती है। तो जब पूरे देश के संदर्भ में टीएस सिंहदेव भूमिका निभा लेते हैं तो अपने प्रदेश के संदर्भ में, राजधानी के संदर्भ में, अपने समर्थक के संदर्भ में क्या भूमिका नहीं निभाएंगे? लेकिन टीएस सिंहदेव को स्वयं ये यकीन तो होना चाहिए कि कन्हैया अग्रवाल चुनाव जीत जाएंगे। व्यक्ति अपने स्टेक को तब दांव पे लगाता है जब उसे जीतने की उम्मीद होती है। रायपुर दक्षिण के संदर्भ में इतनी आसानी से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं बोलेगा कि हम जीत ही रहे हैं। टीएस सिंहदेव ये तो बोल सकते हैं कि ये अच्छे प्रत्याशी हैं, पर टीएस सिंहदेव क्या बैठक में ये बोलेंगे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कन्हैया अग्रवाल चुनाव जीत कर आएंगे? बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल सर, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो गया है, लेकिन जाहिर तौर पे धड़कनें उन लोगों की जरूर बड़ी होंगी जो इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं कि अब अगला नाम कौन का है। जो देखिए, दो नाम गंभीर हैं जिनको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं। एक नाम संजय श्रीवास्तव का भाजपा के स्तर पर और कांग्रेस के स्तर पर आकाश शर्मा का। संजय श्रीवास्तव के संदर्भ में जो सबसे सकारात्मक पक्ष है वो सकारात्मक पक्ष ये है कि संजय श्रीवास्तव को पार्टी के स्तर पर एक समर्पित नेता और कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता है, जो जनता के बीच भी उतना ही अपनी उपस्थिति रखता है जितना संगठन के अंदर रखता है। संजय श्रीवास्तव ने भी बड़े छोटे से अपनी राजनीति शुरू की, बतौर पार्षद लगातार जीत हासिल करके उन्होंने दिखाई थी, तो उनके संदर्भ में। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आकाश शर्मा की, तो वो एनएसयूआई का एक चेहरा है। तो ये दो नाम भी गंभीरता से लिए जा रहे हैं, लेकिन क्रम के अंतर्गत इन्हें आप चौथे नंबर पर ही देखिएगा। जो पहले स्तर पर बात है तो सबसे गंभीर नाम सुनील सोनी और प्रमोद दुबे के। बिल्कुल, और चूंकि 25 तारीख तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, जाहिर तौर पर इसके पहले नामों का ऐलान पार्टियां कर देंगी, लेकिन बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल वो कौन से नाम है जो इस वक्त दक्षिण रायपुर की हवाओं की में तैर रहे हैं, वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना वक्त हमारे साथ देने के लिए और दर्शकों को रायपुर दक्षिण के बारे में इतना विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।